Hello everyone, I am Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, and in this video we will discuss our topic liability for jurisprudence for BA LLB 6th semester. So first of all we will discuss what is the meaning of liability. Liability in law, a broad term, include almost every type of duty, obligation, debt, responsibility or hazard arising by way of contract, tort और स्टैच्यूट. मतलब लाइबिलिटी होता है बेसिकली जब आप लाइबल होते हो किसी चीज़ के, जब आप बाइंड होते हो किसी भी ड्यूटी से, ऑब्लिगेशन से, डेट से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से. मतलब जब आपके ऊपर कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनके लिए आप लाइबल हो कि आपको करना है, और दैट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी. इन लॉ ये है जनरल मीनिंग लाइबिलिटी का. अब लॉ में क्या होता है दैट वी विल डिस्कस. इन लॉ लाइबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल. मतलब कि आप किसी चीज़ के लिए आंसरेबल हो या रिस्पॉन्सिबल हो. आपने कोई भी एक्ट किया उसके लिए आप लाइबल हो. इट मीन्स कि जो भी आपने एक्ट किया उसके लिए आप आंसरेबल हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस एक्ट के लिए. इन लॉ लीगली ऑब्लिगेटेड, कि आपको किसी भी एक्ट के लिए आपको लीगली ऑब्लाइज कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी. लीगल लाइबिलिटी कंसर्न्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ. अब लीगल लाइबिलिटी में क्या आता है, दोनों सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों आ जाते हैं. एंड कैन अराइज फ्रॉम वेरियस एरियाज ऑफ लॉ सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, टैक्सेस और फाइन्स गिवन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज. मतलब कि लीगल लाइबिलिटी में ना सिर्फ सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ आता है, बल्कि और भी बहुत सारे एरियाज से जो लाइबिलिटीज़ आती हैं वो आ जाती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट से, टॉर्ट से, टैक्सेस से. इन सब में कुछ ना कुछ होता है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप लाइबल होते हो. तो दैट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी. द क्लेमेंट इज़ द वन हु सीक्स टू एस्टेब्लिश और प्रूव लाइबिलिटी. क्लेमेंट मतलब जो क्लेम कर रहा है, उसी को प्रूव करनी होती है कि सामने वाले की क्या लाइबिलिटी है या आपकी क्या, आप किस चीज़ के लिए लाइबल हो. तो क्लेमेंट क्या होता है, क्लेमेंट इज जो क्लेम करता है उसको प्रूव करनी होती है कि किस चीज़ के लिए कौन लाइबल है, तभी आपको आप लाइबल होते हो किसी चीज़ के लिए. नेक्स्ट इज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी. रेमेडियल लाइबिलिटी, पीनल लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी. नाउ वी विल डिस्कस दीज 4 लाइबिलिटीज वन बाय वन. फर्स्ट इज रेमेडियल लाइबिलिटी. The theory of remedial liability lays down that whenever the law creates a duty, it should enforce the specific fulfillment of it. So as per theory it says कि जब भी आप कोई लॉ के थ्रू जब भी आप कोई ड्यूटी क्रिएट करते हो तो उसके लिए क्या होता है, वो फुलफिल भी होनी चाहिए ड्यूटी. ऐसे नहीं कि सिर्फ ड्यूटी क्रिएट कर दी और वो फुलफिल नहीं होनी. सो वेन एवर द ड्यूटी इज़ क्रिएटेड इट शुड एनफोर्स द स्पेसिफिक फुलफिलमेंट ऑफ इट. The sole condition of the existence of remedial liability is the existence of a legal duty binding upon the defendant and unfulfilled by him. Remedial liability basically कब होती है, जब डिफेंडेंट के ऊपर कोई लीगल ड्यूटी होती है, वो उससे बाइंड होता है, लेकिन वो लीगल ड्यूटी उसने फुलफिल नहीं करी होती है, तब डिफेंडेंट लाइबल होता है रेमेडियल लाइबिलिटी के लिए. What a man ought to do by a rule of law, he is made to do by force of law. जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग मैन को करना होता है वही उसको फोर्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग करना होता है. इन लॉ और नॉर्मली इक्विवेलेंट टू मस्ट एंड ऑब्लिगेशन रेमेडियल लाइबिलिटी आर इन जनरल कोएक्सिस्टेंस. तो बेसिकली रेमेडियल लाइबिलिटी में क्या होता है कि आपकी कोई लाइबिलिटी होती है, आपके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी बाइंडिंग होती है, और जब डिफेंडेंट उसको अनफुलफिल करता है तो दैट केस डिफेंडेंट इज लाइबल फॉर रेमेडियल लाइबिलिटी. आपको रेमेडी दी जाती है उस लाइबिलिटी के लिए कोई. नेक्स्ट इज ए पीनल लाइबिलिटी. कंडीशन ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम अ क्रिमिनल कंडक्ट कैरिंग अ पीनल ऑफेंस आउट. मतलब जब किसी पर्सन कोई एक्ट करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई ऐसा कंडक्ट करता है जिसके लिए वो क्रिमिनली लाइबल होता है, कोई ऑफेंस के लिए लाइबल होता है, मतलब कोई ऑफेंस उसके एक्ट की वजह से कोई ऑफेंस हो रहा है, देन उसकी पीनल लाइबिलिटी क्रिएट होती है. पीनल लाइबिलिटी इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये एक तरीके की क्या है, पीनल लाइबिलिटी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉ के थ्रू आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये एक्ट नहीं करना है, एंड इफ़ यू डू दैट एक्ट देन यू विल बी लाइबल पीनली. It includes all aspects of legal responsibility specified in the criminal law. Penal liability is the inevitable outcome of crime commission. अब penal liability में क्या होता है, जब कोई पर्सन penal liability, किसी पर्सन की लाइबिलिटी penal होती है तो उस केस में मतलब क्राइम का कमीशन हुआ है. जब क्राइम कमिट होता है तब पर्सन की लाइबिलिटी penal लाइबिलिटी होती है. नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. In criminal and civil law, strict liability is a standard of liability under which a person is legally responsible for the consequences flowing from an activity, even in the absence of fault or criminal intent on the part of the defendant. मतलब क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, जब पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब डिफेंडेंट ने कोई एक्ट करा, कुछ भी करा उसने, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से
पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, मतलब डिफेंडेंट की कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं थी, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से कोई सेकेंड पर्सन सफ़र करता है, तो उस केस में क्या होता है, पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है इवन उसकी कोई फॉल्ट क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी तब भी. फॉर एग्जाम्पल, ABC कंस्ट्रक्शन कंपनी इज बिल्डिंग अ रोड थ्रू अ रूरल एरिया व्हेन इट एनकाउंटर्स अ रॉकी प्रॉमोंटरी. मतलब ये लोग एक बिल्डिंग बना रहे थे. ABC कंस्ट्रक्शन कंपनी वॉज मेकिंग अ बिल्डिंग ऑन रोड. ऑल्दो द एरिया इज रादर क्लोज टू अ हाउसिंग डिस्ट्रिक्ट, दे डिसाइडेड टू ब्लास्ट अवे अ रॉक. मतलब जब ये लोग बिल्डिंग बना रहे थे तो इनको क्या करना था, इनको इनके जो बिल्डिंग बन रहा था, एरिया था जो बिल्डिंग का, वो हाउसिंग डिस्ट्रिक्ट के बहुत क्लोज था. अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि ये पूरे एरिया को कैसे क्लियर करेंगे, ब्लास्ट करके. और उस एरिया में क्या हुआ, चाइल्ड प्लेइंग इन अ यार्ड 2 blocks अवे हिज बैक पीस ऑफ फ्लाइंग रॉक. अब क्या हुआ, इन्होंने उस बिल्डिंग को हटाने के लिए ब्लास्ट करके उस बिल्डिंग को हटाना चाहा, लेकिन 2 ब्लॉक छोड़ के एक बच्चा खेल रहा था, जिसमें क्या हुआ, उस ब्लास्ट की वजह से उसके रॉक्स जाके उस बच्चे को लग गए कुछ पीसेस, causing a deep laceration. ABC Construction was just going about his business and took the usual precautions for such blasting, so negligence is not an issue. So in that case, ABC कंस्ट्रक्शन कंपनी सारे यूजुअल प्रिकॉशंस भी लिए और बहुत अपना बिजनेस कर रही थी. तो इस केस में नेग्लिजेंस का तो इशू नहीं आएगा कि हाँ ABC कंपनी वॉज नेग्लिजेंट, बट इन दिस केस ऑल्दो उनकी फॉल्ट और क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी, तब भी क्या होगा, कंपनी लाइबल होगी टूवर्ड्स दिस चाइल्ड हु हैज सफर्ड इंजरीज ड्यू टू देयर एक्ट. फाइन. इसमें क्या था, ABC कंपनी ने सारे प्रिकॉशंस लिए, उनकी कोई फॉल्ट नहीं थी, उनका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, लेकिन यहाँ नेग्लिजेंस भी नहीं हुई थी, बट स्टिल वो लाइबल होंगे. द एक्टिविटी ऑफ ब्लास्टिंग हाउएवर कैरीज विद इट इनहेरेंट डेंजर्स इंक्लूडिंग फ्लाइंग डेब्रिज. द चाइल्ड्स पेरेंट्स में sue the construction company for the child's medical bill as well as his pain and suffering, as ABC Construction is strictly liable in this situation. तो इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि ABC जो कंपनी है वो स्ट्रिक्टली लाइबल हुई है. So this is the example of strict liability. Next is your vicarious liability. Vicarious liability is a form of strict secondary liability that arises under the common law doctrine of superior for the acts of their subordinate, or in the broader sense, the responsibility of any third party that had right, ability or duty to control the activities of a violator. मतलब जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ द एक्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी. जैसे मास्टर, सर्वेंट, प्रिंसिपल, एजेंट, these are the example of vicarious liability. For example, the owner of an automobile can be held vicarious liable for negligence committed by a person to whom the car has been lent, as if the owner was a principal and the driver or his. आगे एग्जाम्पल प्रिंसिपल एंड एजेंट का. सो प्रिंसिपल, एजेंट, मास्टर, सर्वेंट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी. जब अगर एजेंट कोई एक्ट करता है और उसकी वजह से क्या होता है, प्रिंसिपल को मतलब कुछ पता नहीं था, बट स्टिल प्रिंसिपल जो है वो अपना सुपीरियर है अपने एजेंट को, तो इन दैट केस एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल भी सुपीरियर, प्रिंसिपल भी लायबल होगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंस रिया. मेंस रिया बेसिकली होता है गिल्टी इंटेंशन, कि आप किस इंटेंशन से कोई एक्ट कर रहे हो. अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो इट मीन्स वो एक क्राइम के लिए एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी इंटेंशन. सो वी विल डिस्कस व्हाट मेंस रिया इज. द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ रॉन्ग डूइंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ अ क्राइम. मतलब कि आपको कुछ किसी चीज़ की इंटेंशन थी या नॉलेज थी कि आपकी इस एक्ट करने की वजह से कुछ रॉन्ग हो सकता है, जो कि एक दैट कैन बी लीड टू क्राइम. तो उसमें क्या होगा, आपका मेंस रिया क्रिएट हो जाता है एज अपोज टू द एक्शन और कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड. मेंस रिया लेटिंग फॉर गिल्टी माइंड. मेंस रिया बेसिकली क्या होता है, गिल्टी माइंड. जब आप किसी गिल्टी इंटेंशन के साथ कोई काम करते हो तो यू विल बी हेल्ड लायबल. तो बेसिकली मेंटल एलिमेंट जो होता है वो होता है मेंस रिया. मेंस रिया इज द मेंटल एलिमेंट ऑफ अ पर्सन्स इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम और नॉलेज दैट वंस एक्शन और लैक ऑफ एक्शन वुड कॉज अ क्राइम टू बी कमिटेड. सो इट इज़ अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ मैनी क्राइम्स. बहुत सारे क्राइम्स में क्या होता है, मेंस रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कि आप कभी कभी होता है कि आपको इंटेंशन गलत नहीं होती, आपकी गिल्टी इंटेंशन की गलत इंटेंशन नहीं होती, आपका कोई क्रिमिनल ऐसे इंटेंशन नहीं होती कि वो एक्ट हो, बट स्टिल वो एक्ट हो जाता है. तो उसमें क्या होता है, आपका मेंस रिया नहीं होता. बट अगर आपकी इंटेंशन ही ऐसी है कि आपने उसी इंटेंशन के साथ कोई काम करा कि हाँ भाई आपकी सेक्स की वजह से ये एक्ट होना चाहिए, तो इन दैट केस कोई ऑफेंस अगर होता है तो उसमें आपका मेंस रिया रोल प्ले करता है. The model penal code recognize 4 different levels of mens rea. So there are 4 different levels of mens rea: purpose, knowledge, recklessness and negligence. These are the 4 stages of mens rea. Now what is negligence, that we will discuss.
फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर ओवर समथिंग, जब आपको कोई प्रॉपर केयर लेनी चाहिए थी, कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, एंड यू फेल टू डू दैट, देन इन दैट केस यू विल बी हेल्ड लाइबल एज नेग्लिजेंट, कि आपने नेग्लिजेंस किया वहाँ पे। एनी एक्ट और omission which falls short of a standard to be expected of the reasonable man, कि ऐसा कोई एक्ट और omission जिसमें एक इतनी क्या बोल सकते हो, यू कैन से कि उसमें एक कोई एक्ट और omission किया जिसमें कि एक इतनी वो एक्ट ऐसे करा गया कि एक रीज़नेबल मैन भी उसको उस तरीके से नहीं करता। मतलब आपको इतनी केयर लेनी चाहिए कोई भी एक्ट करते हुए जो एक रीज़नेबल मैन से एक्सपेक्ट करी जाती है। For a claim in negligence to succeed, it is necessary to establish that a duty of care was owned by the defendant to the claimant, that the duty was breached, that the claimant's loss was caused by the breach of duty. अगर आपको नेग्लिजेंस के लिए डिफेंडेंट से कुछ क्लेम करना है, तो इन दैट केस आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट की कोई ड्यूटी थी और वो ड्यूटी ब्रीच हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो क्लेम कर रहा है उसको कुछ लॉस हुआ है, तब आपको डैमेजेस मिलते हैं। द 4 एलिमेंट्स दैट प्लेंटिफ मस्ट प्रूव विद द नेग्लिजेंस सूट आर, जब आपको नेग्लिजेंस के लिए आप कोई सूट डालते हो तो उसके लिए आपको 4 एलिमेंट्स प्रूव करने पड़ते हैं, दैट इज दोज 4 आर ड्यूटी, ब्रीच, कॉज एंड हार्म। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना होता है कि जो डिफेंडेंट है उसकी कुछ ड्यूटी थी टूवर्ड्स क्लेमेंट, that is breached by the defendant, and due to that breach it causes harm to the claimant, मतलब कि कोई ड्यूटी थी, डिफेंडेंट की कोई ड्यूटी होती है क्लेमेंट की तरफ जो कि डिफेंडेंट ने ब्रीच करी और उस ब्रीच की वजह से क्लेमेंट को हार्म हुआ, तो इन दैट केस यू कैन फाइल अ सूट ऑफ नेग्लिजेंस फॉर डिफेंडेंट। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस नेग्लिजेंस, मेंस rea, liability, all these things we have discussed in this topic, and in next video we will cover up our next topic.